अतिथि देवो भव। आतिथ्य सत्कार न केवल हमारी परंपरा है, बल्कि अतिथियों का स्वागत करते हुए हम हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, अभिभूत होते हैं। हम माननीय अतिथियों का स्वागत हृदय के अंतकरण से व सृजन और परोपकार के प्रति खुशहाल भविष्य को अपने में समेटे नन्हे पौधों को भेंट करके कर रहे हैं। सर्वप्रथम विनम्र अनुरोध है माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा डॉक्टर सीपी जोशी जी से कि आप समारोह के मुख्य अतिथि श्री जगदीप धनखड़ जी, माननीय उपराष्ट्रपति भारत गणराज्य को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करने की कृपा करें। आपसे पुनः अनुरोध, कृपया माननीय राज्यपाल राजस्थान श्री कलराज जी मिश्र को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करने की कृपा करें। आपसे पुनः अनुरोध, कृपया माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिड़ला जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करने की कृपा करें। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। श्री संयम लोढ़ा जी, सचिव सीपीए राजस्थान शाखा से विनम्र आग्रह, कृपया माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा श्री सतीश महाना जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करने की कृपा करें। आपसे पुनः विनम्र आग्रह, कृपया राष्ट्रमंडल संसदीय संघ मुख्यालय के माननीय चेयरपर्सन श्री इयान लिडेल ग्रेंगर जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। धन्यवाद माननीय श्री संयम लोढ़ा जी का। अब संबोधन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम आग्रह है माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिड़ला जी से कि आप अपने संबोधन से हमें लाभान्वित करें। नौवे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सीपीए इंडिया रीजन के 9वें इस सम्मेलन के समापन समारोह में हमारे बीच में भारत के उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ साहब, राजस्थान के महामहिम राज्यपाल महोदय श्री कलराज जी मिश्र साहब, सीपीए की कार्यकारी समिति के
चेयरपर्सन श्री इयान लिडेल ग्रेंजन जी, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी साहब, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माननीय सतीश महाना जी, सीपीए राजस्थान जोन के सेक्रेटरी संयम लोढ़ा जी, सेक्रेटरी जनरल, पीठासीन अधिकारीगण, राज्य सरकार के मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, विधायकगण, डिप्टी स्पीकरगण, गणमान्य अतिथि भाई और बहनों, मैं सर्वप्रथम माननीय उपराष्ट्रपति जी का धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस सम्मेलन के समापन समारोह में आने में स्वीकृति दी। उनका व्यस्त कार्यक्रम था, लेकिन उनकी संसदीय लोकतंत्र पे अति विश्वास और जिन्होंने राजस्थान की राज्य विधानसभा से लेकर लोकसभा में भी संसदीय मंत्री के रूप में हमेशा उनका लोकतंत्र के प्रति अति विश्वास है। हमारे बीच में महामहिम राज्यपाल महोदय हैं, जिनका पूरा सामाजिक राजनीतिक जीवन मानव केंद्रित रहा है, जो सभी विधान मंडलों के और सभी विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा सभी सदनों के सदस्य रहे और जिनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, उनका भी मार्गदर्शन हमें मिलेगा। हमें बहुत खुशी है कि 2 दिन के इस सम्मेलन के समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं। 2 दिन के इस सम्मेलन में हमारे पीठासीन अधिकारीगण, विधानसभा, विधान परिषद के सभी माननीय पीठासीन अधिकारीगण, उपसभापति और राज्यसभा, लोकसभा के माननीय सांसदगण ने अपने विचारों को व्यक्त किया। सभी विधानमंडल के पदाधिकारियों ने अपनी अपनी विधानसभा की अच्छी परंपराएं, परिपाटियां, नए नवाचार के अनुभव साझे किए। हमारे माननीय सांसदगणों ने अपने अनुभव के आधार पर हम किस तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बना सकते हैं, जवाबदेही बना सकते हैं, प्रशासन में पारदर्शिता ला सकते हैं, जवाबदेही ला सकते हैं, उसके लिए भी विचार रखें। सीपीए भारत जोन जो हमेशा समय समय पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर परस्पर अपने अपने अनुभव, विचार, नवाचार और उसके साथ साथ एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच में संसदीय परंपराओं का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान और किस तरीके से इन विधान मंडलों को हम जनता से सीधा संवाद से जोड़ें,
इन विधानमंडलों की जनता से सक्रिय भागीदारी हो, इन विधानमंडलों के बारे में संपूर्ण देश की जनता, नौजवानों को जानकारी हो, इसके लिए सीपीए लगातार कार्यक्रम करता रहता है। सीपीए के विधान में भी राज्यों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक दूसरे देशों के संसदीय परंपराओं, बेस्ट प्रैक्टिसेज, उनकी परंपराओं को साझा करने का भी कार्यक्रम होता है। उसके साथ साथ सीपीए के समय समय पर सभी सीपीए देशों के सदस्यगण, जिसमें विशेष रूप से सीपीए के अंदर राज्यों के विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी गण भी होते हैं, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वहां के सम्मेलनों में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और किस तरीके से हम इस संस्था के उद्देश्यों को लेकर लोकतंत्र को और सशक्त कर सकें, इसके लिए समय समय पर चर्चा संवाद चलती है। इस 2 दिन के अधिवेशन के अंदर डिजिटल के माध्यम से सुशासन स्थापित करना और डिजिटल के माध्यम से इन संस्थाओं को जवाबदेही बनाना, उस पर कई माननीय विधानमंडल के सदस्यों ने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। मुझे पता है कि उनका एक लंबा अनुभव अपने राजनीतिक जीवन में रहा है और उनके अनुभव का लाभ उस राज्य की विधान परिषद, विधानसभा को तो मिल ही रहा है, लेकिन उनका अनुभव देश के संसदीय लोकतंत्र को भी मिल रहा है। और इसीलिए इन विचारों के आदान प्रदानों से, नवाचारों से, बेस्ट प्रैक्टिस से, चर्चा संवाद से ही हमने इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में देश में सामाजिक आर्थिक बदलाव भी किया है और देश को लोकतांत्रिक देश के रूप में एक विश्व के मार्गदर्शन भूमिका के रूप में भी स्थापित किया है। और इसीलिए बदलती परिस्थितियों में जब टेक्नोलॉजी का जमाना है और इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे हो, और इसीलिए भारत की अधिकतम विधानसभा अभी पेपरलेस विधानसभा हो चुकी है और अधिकतम विधानसभाओं में अपने कार्यक्रम में उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाने का महत्वपूर्ण काम किया है। लेकिन इस चर्चा संवाद के बाद हमारे विधान मंडल इस डिजिटल माध्यम से जनता की पहुंच तक पहुंचने के निर्णायक कारगर साबित होंगे। आने वाले समय में हमारी योजना है कि राज्य के विधानसभाओं के अंदर जो भी कार्रवाई होती है, जो भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर डिबेट चर्चा होती है, माननीय विधायकगण अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं, अभावों, कठिनाइयों को विधानसभा में उठाते हैं। प्रश्नकाल और अन्य उस विधानसभा के नियम प्रक्रियाओं के तहत जो सवाल उठाते हैं, जो कानून बनाने का काम होता है, उसकी पहुंच जनता तक पहुंचाएं। मुझे आज भी मैं कह सकता हूं, जो कानून चाहे राज्य में बनते हों, चाहे कानून केंद्रीय विधान मंडलों में बनते हों,
उस कानून बनने के बाद वर्षों तक आम जनता को जानकारी नहीं होती कि हम जनता के लिए कानून बनाते हैं, जनता के कल्याण के लिए कानून बनाते हैं, जनता को अधिकार देने के लिए कानून बनाते हैं और एक पारदर्शिता शासन व्यवस्था लाने के लिए कानून बनाते हैं। लेकिन जिनके लिए कानून बनाते हैं उनकी सारी डिबेट चर्चा होने के बाद भी जो उस कानून से प्रभावित है उनको भी कानून की जानकारी नहीं होती और कई बार तो कानून बनने के बाद सालों तक रूल्स न बनना ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। और इसीलिए हमने लोकसभा में फैसला किया है और राज्य विधानसभाओं से मेरा आग्रह है कि जो कानून पारित लोकसभा या राज्य विधानसभा में हुए वह कानून पारित होने के बाद उसके रूल्स तय सीमा में बने और उस रूल्स को बनने के बाद वह सदनों के अंदर टेबल हो ताकि कानून और रूल्स की सारी जानकारी आम जनता को मिल सके। और यह माध्यम होगा डिजिटल के कारण और इसीलिए हमारी संस्था जितनी डिजिटल का प्रयोग करेगी, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करेगी, हम उतना ही जनता की पहुंच तक नजदीक पहुंच जाएंगे। और इस भारत के अंदर मैं कह सकता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस डिजिटल के माध्यम से गांव तक एक क्रांति लाने का काम किया। आज देश के अधिकतम गांवों में फाइबर केबल पहुंच चुकी है। गांव ढाणी में बैठा आम आदमी देश प्रदेश विश्व की घटनाओं की जानकारी रख सकता है। हमारी पहुंच उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी है और इसीलिए जब हमारी विधानसभा डिजिटल का उपयोग करने लगेगी, हमारे चुने हुए माननीय विधायकगण जो मुद्दे उन्होंने उठाए, जो सवाल उठाए, उनकी पहुंच जनता तक पहुंचने लगेगी तो शासन में पारदर्शिता जवाब दे आएगी। और इसीलिए इस डिजिटल के कारण, इस डीबीटी के कारण एक पारदर्शी शासन और पारदर्शिता, आर्थिक सुचिता लाने का काम भी भारत में हुआ है। आज हम जिस करप्शन की बात करते हैं उस करप्शन के रोकने में भी टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण उपयोग हुआ है। जहां जहां टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ वहां करप्शन कम होता चला गया और इसीलिए आम आदमी तक सरल सुलभ तरीके से पहुंचने में तकनीकी का महत्वपूर्ण उपयोग है। और इस भारत में हम सब ये देख रहे हैं, ये परिवर्तन का युग है। हम उन विकसित देशों से भी आगे की ओर बढ़ रहे हैं जहां हमसे पहले टेक्नोलॉजी आई है। लेकिन मेरा विश्वास है आने वाले समय में हम इस सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी का उपयोग सकारात्मक दिशा के अंदर विधान मंडलों, विधानसभाएं और केंद्रीय विधान मंडलों में भी करेंगे। और जो चर्चा संवाद हुआ है, जो 2 दिन तक आपके विचार विमर्श आए हैं, उन विचार विमर्शों के निर्णयों को लेकर हम आने वाले समय के अंदर, इस 1 वर्ष के अंदर, हम जब उन विधान मंडलों में इन सारी डिजिटल तकनीकी का उपयोग करेंगे, उसके बाद हर साल समीक्षा करेंगे कि हमने जो लक्ष्य तय किए गए थे उन लक्ष्य तक हम पहुंचे नहीं पहुंचे। दूसरा विषय जो महत्वपूर्ण है कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से समृद्ध राष्ट्र बनाना। निश्चित रूप से जब संविधान बना था, संविधान निर्माताओं ने दुनिया के अंदर एक ऐसा संविधान बनाया
जो आज मार्गदर्शक की भूमिका है, केवल 140 करोड़ जनता के लिए नहीं, आज विश्व में जहां कहीं भी संविधान बनता है तो संविधान के अंदर जब चर्चा संवाद उस देश में होती है तो भारत के संविधान की चर्चा संवाद की जरूर चर्चा होती है। हम आजादी के बाद हमने भी कई देशों से महत्वपूर्ण सुझाव लिए, लेकिन आज दुनिया के लोकतांत्रिक देश भारत के संविधान के आधार पर, जिसमें व्यक्ति के अधिकार से लेकर समानता के अधिकार से लेकर न्याय के अधिकार से लेकर मतदान के अधिकार से लेकर एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत में खड़ी की है जहां जनता का शासन और जनता के द्वारा शासित शासन है, जहां पर पारदर्शिता चुनाव में है, जहां सत्ता का हस्तांतरण सहज रूप से हो सकता है। यह हमारी डेमोक्रेसी की ताकत है। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर जो हमारे विधान मंडल हैं, जो केंद्रीय विधान मंडल हैं, उस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर कहीं न कहीं हमारे सदनों की गरिमा, गिरती गरिमा हमारे लिए चिंता का विषय। और इस गिरती गरिमा को, इसकी मर्यादा को, इसकी गरिमा को बनाने का काम कौन करेगा? जो सदन में बैठे जनप्रतिनिधि, उसकी जिम्मेदारी है। जनता ने जिस मनोभाव से उनको चुनकर भेजा है, उनकी जिम्मेदारी है कि वह सदनों के अंदर जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, कठिनाइयां, उनके विचारों को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएं। हर विषय पर डिबेट करे, चर्चा करे, कानून बनाते समय सक्रिय भागीदारी हो, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि का संवाद सीधा जनता से रहता है। और जो कहते हैं ना कि जमीन का फीडबैक अगर असली आएगा तो जनप्रतिनिधि से आएगा। और इसीलिए हमारे जनप्रतिनिधि हर तरीके से सक्षम होना चाहिए। और इसलिए समय समय पर हम जनप्रतिनिधियों के लगातार प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करते हैं, उनकी क्षमता निर्माण का काम करते हैं, जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन करते हैं, ताकि वे एक राज्य से दूसरे राज्य के जनप्रतिनिधियों के विचारों, बेस्ट प्रैक्टिसेजों का अनुभव कर सके। और ये सीपीए का सम्मेलन भी इसी तरीके से जनप्रतिनिधियों के संवाद और चर्चा के माध्यम से हर जनप्रतिनिधि अपने आप नए नवाचार कर वहां के लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन करने के लिए किस तरीके बेहतरीन काम कर सकता है, इसके लिए समय समय पर यह सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। और मेरा मानना है, मेरा विश्वास है कि यह बहुत गंभीर चिंतन का विषय है कि भारत आज दुनिया में तेजी से बढ़ता हुआ भारत है। आज आर्थिक हो, सामाजिक हो, दुनिया की कोई चुनौती हो, उस सारी दुनिया की चुनौतियों का समाधान का रास्ता भारत निकाल रहा है। और आने वाली भविष्य की चुनौतियों की चिंता करने, उसके समाधान का रास्ता भी भारत से निकल रहा है। उस समय हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारे जनप्रतिनिधि जब सदनों में चर्चा करे, संवाद करे, तो वर्तमान चुनौतियों पर भी चर्चा करे और भविष्य की 25 साल की भविष्य की कार्य योजना के माध्यम से हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं, उसकी चर्चा संवाद भी हमारे सदनों में होना चाहिए। लेकिन हमारे सदनों के अंदर गतिरोध पैदा करना, सदनों को न चलना, नियोजित तरीके से सदनों का गतिरोध पैदा करना, ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पर यह बात कहता हूं और मुझे आशा है एक दिन समय आएगा, हम उस समय का इंतजार कर रहे हैं, कोई देर नहीं, जब सदनों में गतिरोध न होगा। हर दिन हर क्षण भारत की जनता का एक एक रुपए का उपयोग चर्चा संवाद के माध्यम से होगा।
बेहतर कानून बनाने के लिए होगा। हर चुनौतियों का समाधान सदनों के माध्यम से निकलेगा और हम जनता के एक अंतिम व्यक्ति के जनता के कल्याण के लिए, सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए ये सदन आज भी महत्वपूर्ण है। इन सदनों को और सार्थक बनाने के लिए हम काम करेंगे और मेरा विश्वास है जितनी जनप्रतिनिधियों में क्षमता निर्माण होगी, जितनी उनकी सदनों में सक्रिय भागीदारी होगी, उतना ही जल्दी भारत समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनेगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आजादी के 100 साल जब हों तो दुनिया में विकसित भारत बने, हर चुनौतियों का समाधान भारत से हो और हम दुनिया के अंदर आज डेमोक्रेसी के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं। आज भारत डाइवर्सिटी के ताकत हमारे पास है। आज हमारे पास नौजवानों की ताकत हमारे पास है, उनकी बौद्धिक क्षमता, नवाचार की ताकत हमारी है। भारत एक युवा देश है और इसलिए हम सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने में हमारे जनप्रति विशेष रूप से भूमिका निभाए। मैं पुनः माननीय उपराष्ट्रपति जी का, राज्यपाल महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और विशेष रूप से राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी साहब का, जिन्होंने इस सम्मेलन को आयोजित किया और एक बेहतरीन आयोजन किया और एक लंबी चर्चा संवाद यहां पर हुई। मुझे आशा है जो 2 दिन तक चर्चा संवाद हुआ है इसको हम लेकर आगे चलेंगे। जब हमारा अगला सीपीए सम्मेलन होगा तब हम समीक्षा करेंगे कि जिन लक्ष्यों को लेकर हम चले थे उन लक्ष्यों की पहुंच कहां तक पहुंच पाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय अध्यक्ष लोकसभा। हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि माननीय राज्यपाल राजस्थान श्री कलराज मिश्र जी राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारत क्षेत्र के 9वें सम्मेलन में हमारे मध्य हैं। आपके सार्वजनिक जीवन के विशाल अनुभव के साथ ही विराट व्यक्तित्व को सादर नमन करते हुए आपसे अति विनम्र अनुरोध है कि अपने संबोधन से हमें लाभान्वित करने की कृपा करें। माननीय राज्यपाल महोदय। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की राजस्थान शाखा द्वारा आयोजित इस नवें भारत क्षेत्र सम्मेलन के समापन समारोह में उपस्थित हमारे देश के सम्माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, लोकसभा के सम्माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ मुख्यालय लंदन के अध्यक्ष श्रीयान ग्रेजर जी, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष और इस आयोजन के मेजबान डॉक्टर सीपी जोशी जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, सीपीए के सचिव श्री संयम लोढ़ा जी, अन्य यहाँ देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए हमारे स्पीकरगण, डिप्टी स्पीकरगण, अन्य सभी हमारे सांसदगण, अन्य विधायकगण, सभी सम्मानित महानुभाव, मेरे मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं संवैधानिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण इस महती आयोजन के लिए राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने संवैधानिक सशक्तिकरण से जुड़े इस तरह के आयोजन की यह महत्वपूर्ण पहल की है। 2 दिन से यह सम्मेलन चल रहा है। संसदीय लोकतंत्र के सशक्तिकरण के दृष्टि से क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो भविष्य में व्यवहार में लाने के दृष्टि से प्रयत्न किया जाए, कानून बनाकर भी एक ऐसी स्थिति का निर्माण किया जाए जिसे जन सामान्य अनुभव कर सके कि मेरे कल्याण की दृष्टि से
ये सारी चीजें की गई हैं और सदन के अंदर किस प्रकार का आचरण और व्यवहार हो, अपने बातों को किस ढंग से रख सकें, अपने आचरण की मर्यादा, शब्दों की मर्यादा, शब्दों का चयन किस ढंग से हम करें ताकि सदन की गरिमा बनी रहे, इन सारे विषयों पर 2 दिन आप लोगों ने मंथन किया है, विचार किया है और निश्चित रूप से निष्कर्ष रूप में जो चीज निकलेगी उसको अपने अपने प्रदेश के हिसाब से, विधानसभा क्षेत्र के, विधानसभा के हिसाब से, विधानमंडल के हिसाब से उसको कैसे क्रियान्वित किया जाए, यह प्रयास किया जाएगा। आदरणीय ओम बिरला जी ने इस संबंध में अभी अपने समापन भाषण में बड़े ही व्यवस्थित तौर पर बातों को रखा है। जो गरिमा का अवमूल्यन हो रहा है, वो अवमूल्यन कैसे समाप्त हो, इस दिशा में उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है। यह बात सही है कि अवमूल्यन नहीं होना चाहिए, इसको कैसे ठीक की जाए चिंता करनी चाहिए। इस बात के लिए उनकी, हमारे डॉक्टर सीपी जोशी जी की सराहना करता हूं कि राजस्थान में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की गतिविधियों को उन्होंने अपने स्तर पर गतिमान ही नहीं किया हुआ है, बल्कि विविध विषयों की जीवंतता में इस तरह के संसदीय आयोजनों की परंपरा का राजस्थान में सूत्रपात किया है। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने की दृष्टि से विश्व का महत्वपूर्ण संगठन है। संसदीय लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं को कायम रखने, लोकतंत्र को सशक्त करने और सुशासन के साथ मानवाधिकारों के समर्थन की दृष्टि से भी इसका अपना महत्व है। भारत चूंकि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, इसलिए यहां की संसदीय संस्थाओं की मजबूती की दृष्टि से भी इस संगठन की अहम भूमिका मैं अनुभव करता हूं। यहां उदयपुर में जो सीपीए का आयोजन हुआ है, उसे मैं इस रूप में बहुत विशिष्ट मानता हूं कि इसमें समसामयिक संदर्भों में लोकतंत्र और इससे जुड़ी संस्थाओं के संदर्भ में विमर्श हुआ है। डिजिटल युग में लोकतंत्र एवं सुशासन के सशक्तिकरण विषय पर मंथन के साथ ही प्लेनरी सत्र में संवैधानिक संस्थानों के अंतर्गत जनप्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्र के सशक्तिकरण में यह विमर्श लोकतंत्र को सुदृढ़ करने की दृष्टि से भविष्य के लिए बहुत उपादेयी होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। यह समय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का है। यह सच है कि तकनीकी ने बहुत सारी जटिलताओं को आसान किया है, परंतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भविष्य में लोकतंत्र के समक्ष उत्पन्न होने वाले खतरों पर भी निरंतर चर्चाएं हो रही हैं। पर मैं ये मानता हूं कि तकनीक साधन है, साध्य नहीं है। इसी रूप में यदि इसका उपयोग संवैधानिक संस्थाओं में जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है तो इसके नकारात्मक परिणामों से बचा जा सकता है। संवैधानिक संस्थाओं में विधायी कार्यों के लिए वेब आधारित सॉफ्टवेयर हैं। ई गवर्नेंस के लिए आज अपरिहार्य है। सदन में सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनका समयबद्ध जवाब प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था बहुत आवश्यक है। यह सुखद है कि सबसे पहले आंध्र प्रदेश ने देश भर में इसकी पहल की। इसके बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अन्य प्रदेशों द्वारा भी इस संबंध में निरंतर कार्य किया गया है। अभी मैं उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सतीश महाना से बात कर रहा था। उन्होंने जिस ढंग से डिजिटल हिसाब से विधानसभा का संचालन, विधानसभा के प्रक्रियाओं को उसके अंतर्गत रखते हुए, सन्निहित करते हुए जिस ढंग से वो काम किए हैं,
निश्चित रूप से उसको देखना भी चाहिए और सबके लिए अनुकरणीय है। मैं इस दिशा में उनकी प्रशंसा करता हूं। मुझे विश्वास है इस समय लगभग सभी सदनों में इस तरह की व्यवस्था प्रारंभ हो गई है। सदस्यों द्वारा ऑनलाइन प्रश्न भेजने और सदनों के जरिए कार्यपालिका स्तर पर उन्हें प्राप्त करने की जो व्यवस्था है उससे दो स्तरों पर लाभ हुआ है। पहला यह कि कार्यपालिका द्वारा संसदीय प्रश्नों का जवाब समयबद्ध किया जाना इससे सुनिश्चित हुआ है, तो दूसरी ओर जनप्रतिनिधियों को भी अपने पूछे प्रश्नों का रिकॉर्ड रखने में आसानी हुई है। एक बड़ा फायदा इस डिजिटल प्रणाली का यह भी हुआ है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जब अपने क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं तो वे जनता के लिए रखी अपनी आवाज और उस पर हुई कार्यपालिका की कार्रवाई को संदर्भ सहित उन्हें इसके जरिए बता सकते हैं। लोक के प्रति जवाबदेही की यह डिजिटल व्यवस्था संसदीय लोकतंत्र की मजबूती के साथ ही देश के विकास का भी बहुत बड़ा आधार है। संसद और राज्यसभा के साथ ही इधर विधानसभाओं में भी सदन की लगभग समस्त कार्रवाई ऑनलाइन किए जाने की पहल हुई है। इसका बड़ा लाभ यह भी हुआ है कि सदन की कार्रवाई और सदस्यों द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य त्वरित वेबसाइट पर आ जाता है। संसदीय कार्रवाई और सदन से जुड़ी समितियों, उप समितियों की कार्रवाई के ऑनलाइन होने से संवैधानिक संस्थाएं पेपरलेस ही नहीं हुई हैं, बल्कि इससे विधायी कार्यों के रिकॉर्ड साधारण में भी बहुत मदद मिली है। मैं मानता हूं कि ऑटोमेशन से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूती ही नहीं मिली है, बल्कि संवेदनशील और पारदर्शी सुशासन भी इससे बहुत से स्तरों पर सुनिश्चित हो चुका है। अभी 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश में एकीकृत डिजिटल बुनियादी ढांचे की बात करते हुए डिजिटल इंडिया के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। मैं समझता हूं इससे संसदीय संस्थाओं के ऑटोमेशन और ई सुदृढ़ीकरण की राहें और आसान होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत देश में भाषा अनुवाद मंच भाषणी तैयार करने की बात अभी की है। यह बहुत सुखद है। अनेकता में एकता की भारतीय संस्कृति को मजबूत करने की दृष्टि से इसमें मैं भविष्य का उजास मानता हूं। संसद और राज्यसभा देश भर के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। अलग अलग भाषाई लोग अपनी बात जब यहां रखते हैं तो यह जो भाषा अनुवाद मंच भाषणी तैयार हो रहा है बहुत अधिक काम आएगा। संवैधानिक संस्थाओं में सदस्यों की भाषाई निकटता से परस्पर सद्भाव और सौहार्द बढ़ाने की दिशा में भी इससे मदद मिलेगी। याद रखें, किसी भी राष्ट्र के नीतिगत आर्थिक विकास और राजनीतिक निर्णयों की प्रमुख केंद्र वहां की संवैधानिक संस्थाएं ही होती हैं। वहां पर कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता। सदन में चुनकर आए जनप्रतिनिधियों की सामूहिक सहमति से वहां निर्णय होता है। यह बात ठीक है कि बहुमत वाला दल यहां निर्णय लेने में प्रधान होता है, परंतु राष्ट्रहित पर कोई बात आती है तो देश के विकास से जुड़े किसी भी मुद्दे पर गलत निर्णय हो रहा है या संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई होती है तो उसका विरोध भी झेलना पड़ता है, इसलिए कि सभी संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा संविधान से बधी होती है। संविधान हमारे यहां सर्वोच्च है, उसकी पालना में मनमानी नहीं की जा सकती। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहां पर भले ही बहुमत हो, परंतु संविधान किसी को भी मनमानी नहीं करने देता। लोकतंत्र तो मजबूत ही हमारे इन संवैधानिक संस्थाओं की उन व्यवस्थाओं से होता है जिसमें नागरिक समानता, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के भावों को सर्वोपरि रखते हुए किसी एक के हित में नहीं
बल्कि व्यापक जनहित में निर्णय लेने के लिए कार्य किया जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाएं और विधान परिषद संस्थाएं पवित्र मंदिर हैं। इन संस्थाओं की बड़ी भूमिका इस रूप में यही है कि यहां जनप्रतिनिधि चुनी हुई सरकारों के जरिए नागरिकों की सुरक्षा, सबको शिक्षा, स्वास्थ्य व यथोचित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्य करते हैं। इससे राष्ट्र आगे बढ़ता है, उसका विकास होता है। संविधान के अंतर्गत सभी संवैधानिक संस्थाओं के अधिकारों और उनके कर्तव्यों का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। इनकी मर्यादा में रहकर ही सबको कार्य करना होता है। कई बार यह प्रश्न उठाया जाता है कि संवैधानिक संस्थाओं के जरिए जब कोई कामकाज होता है तो उसमें देरी होती है। यह सच है। किसी कानून को लागू करने के लिए, विधायी कार्य निपटाने के लिए या जनहित के किसी बड़े निर्णय के अंतर्गत संसदीय प्रक्रियाओं की पालना जब संविधान के अंतर्गत करनी होती है तो उसमें देरी होती है। परंतु लोकतंत्र की बुनियादी भावना की पालना इसी से होती है। मैं मानता हूं कि जनहित से जुड़े किसी कार्य के लिए कुछ समय के लिए देरी या परेशानियां भले ही हो, परंतु इस प्रक्रिया में जो निर्णय होता है उसमें अनेक लोगों से राय विचार का अवसर मिल जाता है। मेरे अपने इसके बहुत से अनुभव हैं, इसलिए कह रहा हूं कि लोकतंत्र में कोई बड़ा निर्णय बहुत सोच विचारते हुए और उसके भविष्य के परिणामों की समझ रखकर करना होता है। मैं चूंकि संवैधानिक प्रमुख के रूप में राजस्थान के राज्यपाल के पद पर हूं, तो यह भी अनुभूत किया है कि कई बार राज्य सरकार से जुड़े किसी मुद्दे को राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाता है, तब यह अपेक्षा की जाती है कि त्वरित उसका अनुमोदन मिल जाए। पर सामान्य मामलों को छोड़ दें तो किसी बड़े निर्णय पर बहुत सोच विचार कर कार्य करना पड़ता है। राज्यपाल का पद राज्य के संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में है। राष्ट्र के संघीय ढांचे को मजबूत करने की वह सशक्त कड़ी है, इसीलिए उसे राज्य का संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है। विधानसभा में पारित होने वाले विधेयकों को वैधानिकता और संसदीय मर्यादा पर भी उसे सूक्ष्म नजर रखनी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ कामकाज की दृष्टि से इस पद की अपनी मर्यादा है, इसलिए उसकी पालना भी जरूरी है। इसलिए कभी किसी निर्णय में सोच समझकर निर्णय करने के लिए देरी होती है तो उसका अपना संसदीय महत्व और निहितार्थ होता है। कई बार जब कोई विधेयक विधि सम्मत नहीं लगा तो उसमें कुछ कानूनी खामियां लगी हैं, उसका व्यापक जन विरोध मैंने देखा है, तो पुनर्विचार के लिए उसे मैंने वापस लौटाया है और लौटाना भी चाहिए। लोकतंत्र इसी से मजबूत होता है। संवैधानिक संस्थाओं में इसी से आम जन का विश्वास कायम होता है। संसदीय संस्थाओं का प्रमुख काम ही यही होता है कि कोई गलत फैसला नहीं हो। मैं यह भी मानता हूं कि यदि राज्यपाल जैसी संवैधानिक संस्थाएं नहीं हो तो लोकतांत्रिक स्वरूप में चुनकर आई सरकारें कई बार मनमानी करने से भी नहीं चूकती हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में संसदीय संस्थाओं और उनमें कार्य करने वाले शीर्ष संवैधानिक पदों का औचित्य और महत्व है। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने सभी संवैधानिक संस्थाओं के सदस्य के रूप में काम किया है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्य मंत्रिमंडल और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य और राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहा हूं। इसलिए संसदीय लोकतंत्र में मेरी गहरी आस्था प्रारंभ से ही रही है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंतर्गत जनप्रतिनिधियों का सर्वोच्च कर्तव्य यही है कि जन विश्वास पर खरा उतरते उनके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किया जाए। सदन में सदस्य स्वस्थ परंपराओं के साथ राजनीतिक शुचिता को सदा बनाए रखे। सदन निरर्थक बहस और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का स्थान नहीं है। यह वह स्थान है जहां पर जन कल्याण से जुड़े मुद्दों पर नियम कानून बनाने के लिए कार्य किया जाता है। हमारे यहां कहा गया है,
यतो धर्मस्ततो जयः, अर्थात जहां धर्म का पालन होता है वहीं विजय होती है। यह महाभारत का वाक्य है और उसमें बार बार कहा आया है। हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका ध्येय वाक्य भी यही है। संसदीय प्रणाली में कार्य करने वाले सभी लोगों का यह प्रमुख कर्तव्य है कि अपने लोकतांत्रिक धर्म की मर्यादा बनाए रखें। लोकतंत्र में जो आम जन के हित में है, जिससे अधिकाधिक लोगों के भले के लिए कार्य हो वही धर्म है। उसकी मर्यादा के लिए मिलकर कार्य होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संसदीय लोकतंत्र की हमारी प्रणाली के बारे में ठीक ही कहा था कि यह अकेली ऐसी प्रणाली है जो न्यायपालिका, विधि विधान, सिविल विधि और आपराधिक विधि कार्यपालिका के सभी मामलों में क्षेत्राधिकार रखती है और उसे आकार प्रदान करती है। देश की एकता अखंडता को यही प्रणाली मजबूती प्रदान करती है। उनके कहे में अपने शब्द जोड़ते हुए कहना चाहता हूं कि संसद और विधानमंडलों के संवैधानिक पदाधिकारी और सदस्य जनता के सही मायने में यह प्रतिनिधि होते हैं जो बृहद और व्यापक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जनता के हितों को सुनिश्चित करते हैं। याद रखें, जो कुछ संसदीय व्यवस्था के रूप में हम आचरण करते हैं वह बाद में इतिहास में दर्ज होता है। इसलिए सभी यह प्रयास करें कि संविधान की गरिमा और आदर्श को स्थापित करते हुए राष्ट्रहित में कार्य हो। मैं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के इस नवे भारत क्षेत्र सम्मेलन के शानदार आयोजन के लिए राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष और इस आयोजन के सूत्रधार डॉक्टर सीपी जोशी को बधाई देते हुए उनकी सराहना करता हूं। मैं ये मानता हूं कि सीपीए के इस आयोजन से संसदीय लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण के साथ ही राष्ट्र विकास में जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर विचार की नई राहों का निर्माण हुआ है। भविष्य के लिए यह राहें हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मुझे डॉक्टर जोशी जी ने यहां आमंत्रित किया और आमंत्रित करके मुझे अपना विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आप सब लोग सभी प्रदेशों से यहां उपस्थित हुए और 2 दिन यहां रहे और यहां व्यवस्थित तौर पर आपस में विचार विमर्श करते हुए अपना कार्य किया है। इसके लिए आप लोगों के प्रति भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इतनी बात कहकर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। अब संबोधन की कड़ी को कुछ समय के लिए विराम देते हुए सीपीए राजस्थान शाखा के द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों की छोटी सी झलक का चलचित्र आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। संपूर्ण राजस्थान और राजस्थान के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि की विधानसभा की ओर से महामहिम राष्ट्रपति जी, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। ये हम सब के लिए प्रसन्नता की विषय है कि आजादी के बाद राजस्थान विधानसभा को यह सौभाग्य मिला है कि राष्ट्रपति जी का उद्बोधन हम सदन में सुन सकें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप सभी के साथ आज यहां लोकतंत्र को सशक्त करने से जुड़े इस पवित्र और गरिमामयी कार्यक्रम में उपस्थित होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। सभी को नमस्कार। माणो, सम्मानो और बलिदान सूरज्ञ राजस्थान की धोरारी धत्तीरा निवासियों ना घणी शुभकामनाएं। ये मेरा सौभाग्य है कि अमृत महोत्सव के अवसर पर 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन राजस्थान में आयोजित हो रहा है और मुझे आप सबका स्वागत करते हुए बहुत बहुत प्रसन्नता है। प्रसन्नता इस बात की भी है
कि मैं प्रिविलेज हूं कि आज देश में दो संस्थाएं हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों सभाओं के जो चेयरपर्सन हैं महामहिम उपराष्ट्रपति जी और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी, दोनों इस सदन के सदस्य भी रहे हैं और आज दुनिया की सबसे बड़ी जो लोकतांत्रिक देश है उसकी दो महत्वपूर्ण संस्थाओं के अध्यक्ष हैं। हरबंस जी, आपका भी स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रतिपक्ष के नेता वो विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं, लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं और हमारा लंबा अनुभव है इन दोनों का राजस्थान की विधानसभा में कंट्रीब्यूट करने का। मुझे खुशी है कि पीठासीन अधिकारियों का ये सम्मेलन जयपुर में हो रहा है और मेरा सौभाग्य रहा है कि पिछली बार भी जब मैं सरकार में था तब भी पीठासीन अधिकारियों का यहाँ पर सम्मेलन आयोजित किया गया। देश की जनता विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा की कार्रवाइयों को देखती है, उनके मन चिंतन में एक अच्छा प्रभाव पड़े, उनके विचारों में जो हमारी संस्थाएं हैं उनके प्रति अच्छी प्रभावशालीता पड़े, उसकी गरिमा उनको नजर आए, ताकि लोगों का, जनता का और विश्वास, भरोसा इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति बढ़े। Indeed a privilege and an honor to inaugurate this 83rd conference of All India Presiding Officers in the Pink City after a decade. And this is in Amritka. सबसे पहले तो मैं जोशी साहब आपको इस बात के लिए बधाई देता हूं कि मुझे भी इस हाउस में इतने वर्षों तक रहने का मौका मिला, लेकिन जो पूर्व विधायक होता था वो बाहर से ही इस सदन को देखता था। ये पहली बार मौका है कि उन पूर्व विधायकों को भी इसी हाउस में बैठ करके कार्यक्रम में शरीक। ये वास्तव में आपने इन विभिन्न ईपीए के कार्यक्रम के माध्यम से एक नया रास्ता तय किया है। वो निश्चित रूप से आगे आने वाले लोकतंत्र को बहुत मजबूती देगा और हम सब लोगों को भी ये सोचने के लिए मजबूर करेगा कि इस पवित्र सदन का उपयोग किस किस तरीके से देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। मेरे लिए राजस्थानी होने के नाते, पूर्व विधायक होने के नाते और पश्चिम बंगाल का प्रथम सेवक होने के नाते यहाँ पर आना एक ऐसा अवसर है जो जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में राज्यपाल और विधायकों का क्लिष्ट कर्तव्य है। जिनको लोकसभा का अनुभव है, वहां की संसदीय परंपरा, नियम प्रक्रिया का अनुभव है, उन सबका लाभ निश्चित रूप से राजस्थान विधानसभा को मिलेगा। आज विषय जो विचारार्थ और उसके बाद जो निष्कर्ष के रूप में निकलेगा उसको लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, बड़ा ही गंभीर और बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैं इससे कह सकता हूं कि अध्यक्ष जी को जो जिम्मेदारी प्रदान की गई है उस जिम्मेदारी के निर्वहन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं और किसी प्रकार की उदासीनता नहीं बरतते हैं। इसलिए अध्यक्ष के रूप में निश्चित रूप से अपनी एक ऐसी स्थिति का निर्माण करके इन्होंने दर्शाया है कि सबको लगने लगा है कि समुचित तौर पर सदन को कोई चला सकता है तो डॉक्टर जोशी चला सकते हैं, इसलिए भी इनको मैं बधाई देता हूं। अब यही से शुरुआत होती है जो बहस का मुद्दा इस समय चला है कि अध्यक्ष को जिम्मेदारी तो दी गई, लेकिन अध्यक्ष किसी न किसी पार्टी का सदस्य होता है, एमएलए विधायक चुन लिया जाता है
और विधायक चुन लिए जाने के पश्चात फिर जब उसको अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है तो बहुत सारे लोगों ने तो अपने व्यवहार से, आचरण से, निष्पक्षता से बड़ा उचित निर्णय लिया। धन्यवाद।